नमस्कार दोस्तों। आज 26 जून 2020 दिनांक है और आज सुबह तक जितनी भी करंट से संबंधित घटनाएं घटी हैं उनसे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन न केवल आरएस प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि आरपीएससी के द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। इनसे संबंधित पहला जो क्वेश्चन है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में जान लेना जरूरी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन किया गया है वो किया गया है आर्टिकल 340 के तहत और इसके गठन की जो अधिकार दिया गया है प्रेसिडेंट को दिया गया है और इसमें एक अध्यक्ष प्लस एक उपाध्यक्ष के साथ अन्य सदस्य शामिल किए जाते हैं जिनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता है और सदस्यों की नियुक्ति पुनः की जा सकती है लेकिन 2 कार्यकाल के पश्चात इनकी नियुक्ति फिर दोबारा नहीं की जा सकती। और ये पिछड़े वर्ग से संबंधित ओबीसी से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी जो चुनौतियां हैं, उनके बारे में छानबीन करती हैं, उनसे संबंधित सरकार को सुझाव देने का कार्य करती हैं। तो क्वेश्चन और क्वेश्चन से संबंधित जो बातें हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में चर्चित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध में क्या सही नहीं है? तो क्या है कि संविधान के 102वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें एवं पदावधि इनका जो निर्धारण किया जाता है ये भी राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर जो संसद दिया गया है ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ग इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम चौथे ऑप्शन पर देखें तो आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति के आदेश से सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के आधार पर कदाचार के आरोप में हटाया जा सकता है। कहने का मतलब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष को हटाना हो तो इसके लिए कदाचार का आरोप लगाया जाता है और इस आरोप की जांच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है और यह जांच फिर राष्ट्रपति जी के पास भेजी जाती है और उसके बाद उसको हटा दिया जाता है। इससे संबंधित अन्य चीज़ों के बारे में देखें तो संविधान के अनुच्छेद 338 बी को भी शामिल किया गया। साथ ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को शक्तियाँ प्रदान की गई ताकि वह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों की जांच कर सके तथा उनकी निगरानी कर सके। हाल ही में सरकार ने ये निर्णय लिया है कि भाई जो पिछड़ा वर्ग आयोग जिसका गठन किया गया था उसका मूल जो कार्य उसको सौंपा गया था वह ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का क्लासिफिकेशन करना था कि भाई क्रीमी लेयर में जितने आते हैं और नॉन क्रीमी लेयर में जो जितने आते हैं जिनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है उनकी एक पूरी क्लास तैयार की जा सके, पूरा उसका क्लासिफिकेशन किया जा सके और सरकार को सुझाव दिया जा सके। किंतु कोरोना महामारी के चलते यह सही तरीके से कार्य नहीं कर पाया जिसके कारण सरकार ने इसका कार्यकाल 6 महीने के लिए क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है। पहले कितना था? 31 जुलाई 2020 तक इसका कार्यकाल था, अब इसे 31 जनवरी 2021 तक कर दिया गया है। जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था तो यह जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था 2017 में और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 की जगह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 2018 ने ले लिया था और इस 3 वर्षों का इनका कार्यकाल होता है। 2 बार मौका मिलता है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भारत सरकार के सचिव के बराबर निर्धारित किए गए हैं। तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध में जानकारी। अगला जो क्वेश्चन आता है कि भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देने की प्रतिबद्धता जताई है? तो भारत सरकार इसके लिए 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर देगी ताकि फिलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण और कोविड-19 से संबंधित जो चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, उनको दूर करने में सहायता मिलेगी। अगला जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है कि हाल ही में 2 पुल हैं, सेतु हैं, एक देविका है और एक पुनेजा है, ये चर्चा में रहे हैं। इनका संबंध कौन से राज्य से है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य से है और जम्मू कश्मीर राज्य में यातायात और परिवहन व्यवस्था को बढ़ाने में भी ये क्या करेंगे? मदद करेंगे। उधमपुर जिले में स्थित है
देविका सेतु, जबकि टोडा जिले में स्थित है पुनेजा सेतु। और ये दोनों सेतु यहाँ पर परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने में कार्य करेंगे। इनका जो निर्माण किया गया है वो निर्माण किया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है, जिसकी स्थापना 7 मई 1960 में की गई थी। और इस BRO के द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर या अवसंरचनात्मक विकास को सुदृढ़ बनाने में या उसके विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन आता है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु कर्ज श्रेणी के अंतर्गत आने वाले छोटे राशि का कर्ज ले रहे कर्जदाताओं को कितने प्रतिशत ब्याज सहायता देने की मंजूरी प्रदान की है? तो इसके लिए 2% प्रदान की है। देखो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जो शुरुआत की गई थी ना, उसका मूल उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगारों का सृजन करना और आसानी से बिना किसी गारंटी के व्यक्ति लोन ले सकें। तो जो जो शिशु कर्ज श्रेणी के अंतर्गत आने वाले जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, उनको इसके तहत जो ऋण प्रदान किया जाता है वो उस ऋण के ऊपर जो ब्याज राशि देने में क्या थे, असमर्थ थे, क्योंकि कोरोना के काल में आर्थिक गतिविधियां क्या हो गई थी, ठप हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने 2% ब्याज सहायता देने के लिए मंजूरी प्रदान की है। और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 3 प्रकार के ऋण प्रदान किए जाते हैं। और 3 प्रकार के ऋणों में पहला ऋण आता है शिशु लोन, दूसरा जो ऋण आता है वो आता है किशोर लोन, और तीसरा जो आता है तरुण लोन। शिशु लोन के अंतर्गत देखें तो 50,000 रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है, जबकि किशोर लोन में 50,000 से 5 लाख रुपये तक का, और तरुण में 5 से 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। अर्थात प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जो शुरुआत की गई थी वो शुरुआत की गई थी 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी, जिसके तहत 10 लाख रुपए तक का कर्ज लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को प्रदान किया जाता है। और इसमें लोन लेने वाले जितने 4 व्यक्ति होते हैं उनमें 3 महिलाएं होती हैं, अर्थात ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो फुल फॉर्म है वो है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। मुद्रा योजना की खास बात बताई दी। इसके अलावा इसमें बिना किसी गारंटी के लोन मिलता है और चुकाने की अवधि को 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और शिशु, तरुण और किशोर 3 प्रकार के इसके तहत लोन प्रदान किए जाते हैं। शिशु ऋण के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का 50,000 रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। किशोर में 5 से 5 लाख रुपए तक का कर्ज प्रदान किया जाता है, जबकि तरुण में 5 से 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। और सरकार ने शिशु कर्ज के तहत लोन लेने वालों को 2% ब्याज सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। अगला जो क्वेश्चन आता है वो है रिवर्स रेपो रेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रिवर्स रेपो रेट का सामान्य आशय यह है कि भाई सरकार का जो देश का जो केंद्रीय बैंक है वो जब वाणिज्यिक बैंकों से पैसा लेता है तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर इंटरेस्ट देना होता है। और ये इंटरेस्ट जो दिया जाता है वही जो दर जो होती है उसे ही हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट जब बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में बैंकों के द्वारा अपना जो अतिरिक्त धन है, जो अतिरिक्त जो मनी है वो RBI के पास रखा जाता है ताकि उसके ऊपर इंटरेस्ट उन्हें मिल सके। तो ऐसी स्थिति में रिवर्स रेपो रेट बढ़ने से मार्केट में मनी सप्लाई की मात्रा में कमी आती है, अर्थात मुद्रा आपूर्ति में कमी आती है। तो पहला जो कथन है वो है रिवर्स रेपो रेट में कमी से देश में मुद्रा आपूर्ति घट जाती है। रिवर्स रेपो रेट कम होगी तो ऐसी स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को RBI से मिलने वाला इंटरेस्ट कम हो जाएगा, तो वाणिज्यिक बैंक अपना पैसा RBI के पास नहीं रखेंगे। अर्थात रिवर्स रेपो रेट में कमी मुद्रा की आपूर्ति को घटाती नहीं है बल्कि बढ़ाती है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा, यदि रिवर्स रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो ग्राहकों के लिए बैंक की उधार दरों में भी वृद्धि होगी। कहने का मतलब जब रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि की जाएगी तो वाणिज्यिक बैंकों को इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। दूसरी तरफ वाणिज्यिक बैंक जो अपने ग्राहकों को पैसे उधार देते हैं तो वो भी जोखिम लेने के लिए या उसके ऊपर ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए इंटरेस्ट रेट को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। और इंटरेस्ट रेट को बढ़ा करके क्या देंगे, लोगों को पैसा उधार देंगे, अर्थात उधार दरों में क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे। तो स्टेटमेंट 2 सही हो जाएगा। तो
आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें पहला कथन है जो सही नहीं है, बाकी दूसरा कथन सही है। अगला जो क्वेश्चन आता है, जो अभी हाल ही में चर्चा में था कि गौतम बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण जो प्राप्त किया था वो किया था कुशीनगर में। कहाँ पर प्राप्त किया था? कुशीनगर में। और कुशीनगर में ही अभी हाल ही में भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की घोषणा की है, जो उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। अगला जो क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। तो पहली बात तो अगर हम करें तो भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दमन दीव और दादर नागर हवेली को मिला दिया गया है, जिसके कारण एक केंद्र शासित प्रदेश कम होकर के अभी वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं, जिनमें एक दिल्ली है, एक पांडुचेरी है और एक जम्मू कश्मीर है। इन तीनों से ही है जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ग 1, 2 और 4। हाल ही में चर्चा में रहा निक्से कार्यक्रम। निक्से कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो निक्से कार्यक्रम का है टीबी नियंत्रण कार्यक्रम है। टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम। और 2025 तक टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा रखा गया है, जबकि विश्व स्तर पर टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य 2030 रखा गया है। अर्थात भारत 5 साल पहले ही टीबी को समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। तो दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है कि निक्से कार्यक्रम टीबी नियंत्रण से संबंधित है, दूसरा टीबी को समाप्त करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ईयर रखा गया है 2025, विश्व स्तर पर कितना है 2030 है। अगला जो क्वेश्चन आता है कि हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड की स्थापना को मंजूरी दी है। ये कितनी राशि का होगा? तो ये राशि का होगा 15,000 करोड़। देखो, पशुपालन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, दूसरा पशुपालन के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए यह जो फसल बुनियादी ढांचा विकास फंड है काफ़ी कारगर साबित होगा। अगर हम बात करें इसके बारे में, तो इस फंड का उद्देश्य डेयरी मांस प्रसंस्करण और पशु चारा संयंत्रों में निजी कारोबारियों और माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप निवेशकों को प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा 35 लाख रोजगार सृजित करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। कोविड 19 वायरस की रोकथाम के लिए लागू किए गए लॉकडाउन को प्रभावित लोगों की मदद करने के उद्देश्य से भी मई माह में पोषित 20 लाख करोड़ रुपए। कहने का मतलब यह था कि जो लॉकडाउन लागू किया गया था उससे जो लोग प्रभावित हुए थे, तो उनको लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी। उसी 20 लाख करोड़ पैकेज के अंतर्गत इस कोष का गठन किया गया है। सरकारी फंड के माध्यम से डेयरी मांस प्रसंस्करण पशु चारा संयंत्र की स्थापना के लिए किसान उत्पादक संगठन एमएसएमई और निजी कंपनियों को 3 से 4% ब्याज सहायता भी प्रदान की जाएगी। तो क्वेश्चन आता है कि भाई पशुपालन को लेकर के जो सरकार ने पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड यानी AHIDF एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड कितना करोड़ रुपए का? 15,000 करोड़ रुपए का। अगला जो क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित है। तो इसमें देखें, आषाढ़ बीज जो नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, ये कहाँ पर मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। नवरे जो मनाया जाता है ये कश्मीर में मनाया जाता है, ये भी सही है। गुड़ी पड़वा जैसे कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, वहाँ पर मनाया जाता है, तो ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2, 3 ये गया इसका आंसर हो जाएगा। मानक अलंकरण पुरस्कार ये होता है। मानक अलंकरण पुरस्कार जो दिया जाता है ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। किस में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकार हैं उनको दिया जाता है। और ये जो पुरस्कार 2019 वाला जो पुरस्कार दिया गया है ये दिया गया है के आर मुंडियार को दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन आता है कि भाई हाल ही में चर्चा में रहा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था। तो इसका गठन किया गया था 1989 में किया गया था। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है, अर्थात 1989 में गठन। और पेरिस में क्या हो जाएगा? इसका मुख्यालय हो जाएगा। और ये 2 कार्य करता है। एक होता है टेरर फंडिंग को रोकना,
दूसरा जो कार्य होता है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, टेरर फंडिंग यानी कुछ देश जो अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए आतंकवादी संगठनों को पैसा मुहैया कराते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं ताकि उन्हें दूसरे देशों के विरुद्ध खड़ा किया जा सके, तो इस पर कंट्रोल करने का कार्य फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा किया जाता है। 1989 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष सियांग मिन लीऊ हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? सियांग मिन लीऊ हैं। खेल समाचारों से संबंधित अगर हम क्वेश्चन देखें तो वो है कि विजडेन इंडिया के एक पोल के अनुसार पिछले 50 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल किस खिलाड़ी ने जीत लिया? तो हो जाएगा राहुल द्रविड़। कौन हो जाएगा? राहुल द्रविड़ हो जाएगा। इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन नीचे दी गई है। ठीक है, अब इसमें दो क्वेश्चन आते हैं मेंस के लिए जो आपको प्रैक्टिस करनी है। एक आता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और दूसरा आता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में देखें तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का जो प्रावधान संविधान में किया गया है वो किन में किया गया है? 340 अनुच्छेद 340 में किया गया है। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति करेगा। क्यों करेगा? पिछड़े वर्गों की समस्याओं के बारे में विचार करने के लिए, उन्हें हल करने के लिए राष्ट्रपति को सुझाव देता है। इसके अलावा इसमें एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ 7 अन्य सदस्य होते हैं। कार्यकाल क्या होता है? 3 वर्ष का होता है। इन्हें 2 बार नियुक्ति का अवसर मिलता है, तीसरी बार इन्हें अवसर नहीं मिलता। अगला, वेतन भत्ते तथा सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अगला क्वेश्चन आता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मतलब 8 अप्रैल 2015। मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और इसके तहत लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी गारंटी के उपलब्ध करवाया जाता है। और लोन लेने वाले 4 व्यक्तियों में से 3 व्यक्ति कौन होती हैं? महिलाएं होती हैं, जो महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देता है। इसके तहत 3 ऋण प्रदान किए जाते हैं: शिशु किशोर और तरुण। शिशु ऋण के तहत 50,000 रुपये तक ऋण प्रदान किया जाता है। किशोर के तहत 50,000 से 5 लाख और तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। हाल ही में सरकार ने शिशु ऋण के तहत आने वाले जो उद्यमी हैं, जो 50,000 रुपये तक का ऋण लेते हैं, उन्हें 2% ब्याज सहायता प्रदान करने का निर्णय सरकार ने लिया है। तो ये 2 क्वेश्चन है जो मेन से संबंधित हैं, जो आपको आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस करनी है। इस प्रकार जो 26 जून 2020 से संबंधित करंट अफेयर, बनने वाले MCQ और बनने वाले मेंस के लिए जो क्वेश्चन है उनके बारे में हमने चर्चा की। धन्यवाद।